हेलो एवरीबॉडी, कक्षा 9 गणित में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 1 देखेंगे कक्षा 9 का गणित विषय का। तो कक्षा 9 के गणित विषय का अध्याय 1 का नाम है आपका संख्या पद्धति। जैसा कि इसके नाम में दिया हुआ है संख्या, तो हम इस अध्याय में विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। वे संख्या कौन कौन सी हम आने वाले समय में जान जाएंगे। तो सबसे पहले भूमिका पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है, पिछली कक्षाओं में आप संख्या रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं और वहाँ पर आप यह भी पढ़ चुके हैं कि विभिन्न प्रकार की संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जाता है। ठीक है, इसके कहने का मतलब है कि आपने पिछली कक्षाओं में संख्या रेखा के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। अब संख्या रेखा क्या होती है, हम गूगल पे सर्च मारते हैं डायरेक्ट। तो हमने यहाँ पर सर्च मारा संख्या रेखा परिभाषा। अब यहाँ पे लिखा है, संख्या रेखा या वास्तविक रेखा एक सरल रेखा है जिसका उपयोग वास्तविक संख्याओं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं आदि को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इस रेखा पर वास्तविक संख्याएं एक बिंदु के रूप में दर्शाई जाती है या दिखाई जाती है। उदाहरण के लिए पार्श्व चित्र में कुछ संख्याएं दे रखी है। तो ये थी इसकी परिभाषा। अब हम वापस पुस्तक पे चलते हैं। तो इसका मतलब संख्या रेखा एक ऐसी रेखा है, ठीक है, जिसमें हम संख्याओं को निरूपित करते हैं। अब एक समय के लिए आप मान लीजिए कि ये भिन्न वाली संख्या इस संख्या रेखा पर नहीं है। यहाँ पर कौन कौन सी संख्या है आपकी? 0, 1, 2, 3, ऋणात्मक 1, ऋणात्मक 2, ऋणात्मक 3। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर हम बाएं से दाएं ओर चले तो हमें जो संख्या है उसमें वृद्धि होने को दिखाई पड़ती है। देख सकते हो, अगर आप 0 से 1 वृद्धि हुई आपकी, 1 से 2 वृद्धि हुई आपकी, ऐसे ही 2 से 3। तो संख्या रेखा पर हम कह सकते हैं कि अगर हम बाएं से दाईं ओर जाए तो हमें संख्या में बढ़ोतरी होने को दिखाई देती है। अगर हम इसका उल्टा करें, मतलब अगर हम दाएं से बाईं ओर जाए, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, 0 से ऋणात्मक 1, तो हमें संख्या रेखा पर घटोतरी होती दिखाई पड़ती है। अगर हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में बात करें तो सबसे जो पहली संख्या आती है उन्हें बोलते हैं हम प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं को हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल N से क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। और नेचुरल नंबर में जो आपका प्रथम लेटर होता है या वर्ण होता है वो आपका N होता है। तो अब हम देखते हैं कि प्राकृत संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है और कहाँ पर अंत होती है। तो जो आपकी प्राकृत संख्या है वो 1, 2, 3 से चलती रहती है आपकी और अनंत तक जाती है। ये जो सिंबल है इसे बोलते हैं अनंत, हम इंग्लिश में इन्फिनिटी बोलते हैं इसे। अब अनंत का मतलब क्या हुआ? अनंत का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जो कि काफ़ी बड़ा है, एंडलेस है जिसका अंत ना हो, बाउंडलेस है जिसे आप घेर ना सको। तो मतलब एक काफ़ी बड़ा अंक होता है ये अनंत आपका, पर यह नहीं पता कितना बड़ा है। बस इतना याद रखिए कि ये काफ़ी ही बड़ा अंत होता है, आप इसे पता नहीं लगा सकते कि कितना बड़ा है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये थी आपकी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या आपकी 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। अब इन संख्याओं को गौर से देखिए, आपको इन संख्याओं में किस अंक की कमी लग रही है। वीडियो पॉज करिए एक बार के लिए। आई होप आपने पता लगा लिया होगा किस अंक की कमी है। यहाँ पर 0 की कमी है। अगर हम 0 को भी मिला दें तो जो 0 से 1, 2, 3 करके अनंत तक जो संख्याएं होती है वो आपकी पूर्ण संख्याएं होती है। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं को होल नंबर्स कहते हैं इंग्लिश में, और इसे W से प्रकट किया जाता है।
डब्ल्यू से क्यों किया जाता है? क्योंकि होल नंबर्स का आपका पहला लेटर डब्ल्यू होता है। तो आप समझ गए होंगे कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है। तो इनके बाद हम अब पूर्णांकों की बात करेंगे। आप दोबारा से इन संख्याओं को देखो, 0, 1, 2, 3 अनंत तक। तो अगर आपको इसमें क्या कमी दिख रही है, वीडियो पॉज करके एक बार सोचिए। आई होप आपने सोच लिया होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सभी धनात्मक अंक है पर ऋणात्मक अंक नहीं है। तो यदि हम ऋणात्मक अंक को जोड़ लें इसमें, या मतलब माइनस अनंत, ऋणात्मक 3, ऋणात्मक 2, ऋणात्मक 1, 0, 1, 2, 3, फिर से धनात्मक अनंत। तो ये जो अभी आपकी सभी अंक होते हैं या सभी संख्याएं होती है, इन सभी संख्याओं को बोलते हैं हम पूर्णांक। तो पूर्णांकों को देखकर हमें एक बात पता चली कि पूर्णांक में आपके ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं और धनात्मक पूर्णांक भी होते हैं और शून्य भी होता है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो अभी तक हमने 3 प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ा। पहली थी आपकी प्राकृत संख्याएं, जिन्हें नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। प्राकृत संख्याएं आपकी शून्य से स्टार्ट नहीं होती, 1 से होती है। तो यहाँ पे इसे हटा देते हैं। प्राकृत संख्या आपकी 1, 2 से लेकर अनंत तक चलती है। अब प्राकृत संख्याओं में शून्य की कमी थी, तो शून्य को अगर प्राकृत संख्याओं में मिला दिया जाए तो जो आपको संख्याएं प्राप्त होती है 0 से लेकर अनंत तक, उन्हें बोलते हैं हम पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याओं को देखकर यह पता चला कि पूर्ण संख्याओं में शून्य है और सभी धनात्मक संख्याएं हैं, यहाँ तक कि धनात्मक अनंत भी है उसके पास। परंतु उसके पास ऋणात्मक संख्याएं नहीं थी, तो फिर ऋणात्मक संख्याओं की पूर्ति हमारे पूर्णांक भाई साहब ने कर दी। तो जो पूर्णांक संख्याएं होती है उनमें आपके ऋणात्मक अनंत से लेकर धनात्मक अनंत के बीच की सभी संख्याएं होती है। अब पूर्णांकों को जेड से प्रदर्शित किया जाता है। जेड से क्यों प्रदर्शित किया जाता है? क्योंकि जेड जर्मन शब्द ज़ेहलन से लिया गया है, जिसका अर्थ गिनना होता है। ज़ेहल का मतलब होता है संख्या। अगर आप संख्याओं को गिनते हो तो आप 1, 2 करके गिनते हो। अगर आप ऋणात्मक संख्याओं को गिनते हो तो -1, 2 करके गिनते हो। अनंत तक गिनते हो, वैसे अनंत तक तो गिन नहीं सकते, लेकिन जहाँ तक भी गिनते हो तो गिन रहे हो ना, तो इसलिए इसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। एक कारण तो ये हो सकता है जेड से प्रदर्शित करने का, वैसे तो आई से करना चाहिए था, लेकिन आई से नहीं किया, जेड से किया। एक और कारण यह हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने पूर्णांकों की खोज करी वह जर्मन व्यक्ति हो और उसने जेड से प्रदर्शित किया। ये केवल अनुमान है, हकीकत पता नहीं क्या हो सकती है। तो हमें बस इतना याद रखना है कि पूर्णांकों को जेड से प्रकट किया जाता है। तो हमने अभी तक प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांकों को देख लिया है। अब हम एक और नई संख्या के बारे में बात करेंगे, जिसे बोलते हैं हम परिमेय संख्या। परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परंतु Q शून्य नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हम R ले, रैशनल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं इसे, तो P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं या रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q आपका शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं आपको इस बात की पुष्टि दूंगा कि शून्य क्यों नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि परिमेय जो संख्या है उसे किस अक्षर से निरूपित किया जाता है। परिमेय संख्याओं को क्यू से प्रकट किया जाता है। क्यू से क्यों किया जाता है? क्योंकि जो रैशनल की व्युत्पत्ति अंग्रेजी शब्द रेशियो से हुई है और क्यू अक्षर अंग्रेजी शब्द किससे, कोशेंट से लिया गया है। अब कोशेंट से लिया गया है इसलिए इसे क्यू कहते हैं, क्यू से प्रकट करते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी परिमेय संख्या P/Q के रूप में, और क्यू यहाँ पर 0 नहीं हो सकता। अब मैं आपको बताता हूँ क्यू क्यों 0 नहीं हो सकता है, शून्य नहीं हो सकता। तो अब हम देखते फटाफट से। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ। ठीक है, ये मैंने बॉक्स बनाया एक प्यारा सा। अब देखो मैं क्या लिखता हूँ इसमें। मैं करता हूँ सबसे पहले एक परिमेय संख्या लिखता हूँ जो कि है मेरी 4/4। तो यहाँ से मुझे जो उत्तर मिलता है वो 1 मिलता है, क्योंकि 4 1 जा 4 होता है। अगर मैं 4/2 लिखूँ, यहाँ से मुझे उत्तर 2 मिलता है।
अगर मैं 4/1 लिखूँ तो मुझे यहाँ से उत्तर 4 मिलता है। अगर मैं 4/0 लिखूँ तो मुझे क्या मिलेगा? अब देखो, गौर से देखो, यहाँ पे जो आपका हर है, ठीक है, हर जैसे जैसे मैं घटाते जा रहा हूँ हर को, वैसे वैसे आपके उत्तर की संख्या बढ़ते जा रही है। देख रहे हो आप गौर से? हर पहले बड़ा था तो उत्तर आपका छोटा था, हर छोटा हुआ उत्तर आपका बड़ा हुआ, हर छोटा हुआ उत्तर बड़ा हुआ आपका। तो यहाँ पर तो हर की कुछ वैल्यू ही नहीं है, काफ़ी छोटा है हर, बिल्कुल शून्य है, शून्य है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी कुछ बड़ा ही आने वाला है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर कुछ बड़ा ही आने वाला है, लेकिन हमें पता नहीं कितना बड़ा। तो मैंने अभी आपको बताया, एक अनंत ही एक ऐसा संख्या है जो कि कितनी बड़ी है किसी को नहीं पता, ठीक है। तो अगर शून्य हो जाएगा तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी? अनंत। इसलिए जो क्यू आपका शून्य नहीं हो सकता, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। आर आपका P/Q के रूप में, जहाँ पर क्यू आपका शून्य है, शून्य नहीं हो सकता, ठीक है। शून्य नहीं हो सकता। शून्य क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि अगर शून्य हो जाएगा तो संख्या काफ़ी बड़ी हो जाएगी। कितनी बड़ी पता नहीं, तो अनंत हो जाएगी संख्या। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब हमने ये तो बात कर ली कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है। अब यहाँ पर P और Q क्या है? P और Q आपके पूर्णांक है। P और Q क्या है? आपके पूर्णांक। पूर्णांक में अभी मैंने आपको बताया, धनात्मक हो सकता है पूर्णांक, या ऋणात्मक हो सकता है आपका पूर्णांक, या आपका शून्य हो सकता है, ठीक है। अब इन सभी को देख के ये पता चलता है कि Q केवल या तो ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा, ठीक है। Q या तो ऋणात्मक होगा आपका या धनात्मक। शून्य नहीं हो सकता Q। लेकिन जो P है वो आपका 3 हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, ठीक है। शून्य, ऋणात्मक और धनात्मक तीनों हो सकता है। समझ गए आप? क्योंकि P और Q आपके पूर्णांक है, और पूर्णांक आपका धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर, ये नहीं, ऊपर ये देखिए, जैसे उदाहरण के लिए ऋणात्मक 25, तो ऋणात्मक 25 को हम 25/1 के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ऋणात्मक 25/1 के रूप में क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अगर हम किसी भी संख्या, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, में 1 से भाग देते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो अगर हम ऋणात्मक 25 में 1 से भाग देंगे तो हमें उत्तर में ऋणात्मक 25 ही प्राप्त होगा। और उदाहरण लेना चाहे हम, और उदाहरण ले सकते हैं 3/4, 5/6, 7/8, ठीक है। 8 भी आपका क्या है? आपका परिमेय संख्या। क्यों 8 परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि 8 को मैं 8/1 के रूप में लिख सकता हूँ। हमें बस P/Q के रूप में लिखना है, जहाँ पर Q है आपका शून्य नहीं होना चाहिए। अगर शून्य हो गया तो संख्या काफ़ी बड़ी हो जाएगी, जो कि अनंत तक पहुँच जाएगी। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब एक और बात है जो आपको सीखनी है परिमेय संख्या के बारे में। इसे मिटा देते हैं। अब वो बात क्या है? सबसे पहले वो बात देखेंगे हम। देखिए, हमने बात करी परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या आपका P/Q के रूप में, जहाँ पर Q आपका शून्य नहीं हो सकता। सबसे पहली बात। एक और प्रॉपर्टी है, या आप कह सकते हो एक और गुण है परिमेय संख्या का, जहाँ पर P और Q, P व Q आपके सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। सह अभाज्य को हम इंग्लिश में कोप्राइम बोलते हैं, ठीक है। अब सह अभाज्य से क्या तात्पर्य है? सबसे पहले वह देखते हैं। सहभाज्य से मतलब होता है कि जो आपकी संख्या P और Q है, या पूर्णांक P व Q है, इनमें जो आपका P व Q पूर्णांकों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो आपका केवल 1 होना चाहिए। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड से क्या तात्पर्य है? सबसे पहले वह देखते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर एक संख्या लेता हूँ 2/5।
यहाँ पर ये एक आपकी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हो जो 2 है, अगर इसके मैं गुणनखंड करूँ, गुणनखंड आप कैसे निकाल सकते हो? आपको देखना है कि ये जो संख्या है हम इसे किस संख्याओं से भाग दे सकते हैं, किन किन संख्याओं से भाग दे सकते हैं। जैसे हम इसे 1 से भाग दे सकते हैं, हम इसे 2 से भाग दे सकते हैं, और कोई है नहीं क्योंकि और संख्या इससे बड़ी हो जाएंगी। अगर हम 5 की बात करें तो 5 को हम 1 से भाग दे सकते हैं और 5 से भाग दे सकते हैं, और कोई संख्या नहीं क्योंकि बाकी संख्या इससे बड़ी हो जाएंगी। तो हमें पता चला जो 2 के गुणनखंड है वह 1,2 है, और 5 के गुणनखंड है वह 1,5 है। तो यहाँ से अगर हम उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, जो कि दोनों में हो, तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वह 1 है। तो इस बात से यह प्रूफ हो जाता है, यह सिद्ध हो जाता है कि 2 व 5 क्या है, आपके सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, यही थी बताने की बात। तो ये थी आपकी परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या थी? परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या थी जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। बस क्यों आपका शून्य नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि अगर क्यों शून्य हो जाएगा तो आपकी संख्या अनंत तक पहुंच जाएगी। अनंत क्या होता है? एक काफ़ी बड़ी संख्या होती है, कितनी बड़ी कि किसी को नहीं पता। और p व q आपके पूर्णांक है, पूर्णांक आपके धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होते हैं। क्यों आपका शून्य नहीं हो सकता, परंतु क्यों आपका ऋणात्मक हो सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं लिखूँ -1, 8/-1 हो सकता है आपका, 9/-2 हो सकता है। ठीक है, ये सभी आपकी क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्या। ठीक है, और जो आपका p है, p आपका क्या होना चाहिए? हम धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। आशा करता हूँ आप परिमेय संख्या को अच्छी तरह समझ गए होंगे। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। हम यह मान लेते हैं कि q शून्य के बराबर नहीं है और p व और q का 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात p व q सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, कोप्राइम नंबर्स। अगर मैं यहाँ पर 12/6 या 12/6 लिखूँ, क्या यह एक परिमेय संख्या है? है, बिल्कुल यह एक परिमेय संख्या है, परंतु आप इसे और छोटा कर सकते हो। जैसे आप इसे लिख सकते हो 2/1 के रूप में। ठीक है, ठीक है, क्योंकि 2/1 के रूप में अगर आप लिखोगे, इससे आप इसकी तुल्य परिमेय संख्या निकाल सकते हो, क्योंकि 2 और 1 आपके सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, सहअभाज्य संख्याओं की जरूरत हमें सहअभाज्य संख्या में तब परिवर्तित करेंगे जब हमें इसके तुल्य परिमेय संख्या निकालनी होगी। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 से 2/4 बना, फिर 10/20 बना, 25/50 और 47/94 बना आपका। ठीक है, तो जो आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसका कंसेप्ट या आप उसका जो सिद्धांत है कब लागू होगा? जब आपको तुल्य परिमेय संख्या निकालनी हो। अन्यथा आप बिना तुल्य परिमेय संख्या, अगर क्या बोलते हैं उसे, बिना सहअभाज्य गुणनखंड के भी आप कह सकते हो कि यह परिमेय संख्या। उदाहरण के तौर पर अगर हम लिखें तो यह भी आपकी एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर आप देख सकते हो 25, 25 और 50 आपके क्या नहीं है, आपके सहअभाज्य नहीं है, परंतु तब भी यह एक परिमेय संख्या है। यदि आप चाहें तो इसे आप इस रूप में भी लिख सकते हो, क्योंकि 25 ही कम 25, 25 दूनी 50 होता है। तो इससे हमें क्या प्राप्त हुआ? इससे हमें संख्या ऐसे रूप में प्राप्त हो जाएगी जिनमें जो आपकी संख्या है ऊपर और नीचे, अंश और हर में, यह आपकी सहअभाज्य होंगे आपस में। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे।
अब हम उदाहरण 1 की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण 1 कह रहा है आपका, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। सबसे पहला है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो यह आपका असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि जो शून्य आपका एक पूर्ण संख्या होती है, मैंने आपको बताया शून्य आपका एक पूर्ण संख्या में आता है, परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। दूसरा है आपका, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। यह सत्य है, क्योंकि जो आपके पूर्णांक है आप उनके अपॉन में अगर या बटे में 1 लगा दो तो वो क्या हो जाएंगे, आपकी परिमेय संख्या बन जाएंगी। बस P अपॉन Q के रूप में होती है परिमेय संख्या, जहाँ पर Q आपका शून्य नहीं होना चाहिए। शून्य होने पर संख्या काफ़ी बड़ी हो जाती है। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगला है आपका, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। असत्य है, क्योंकि 3/5 आपका एक परिमेय संख्या है और पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक आप ऐसे समझो, पूर्णांक वे नंबर्स होते हैं या वे संख्याएं होती है जिन्हें आप गिन सकते हो धनात्मक में भी और ऋणात्मक में भी। ठीक है, उदाहरण 2 की बात करें तो उदाहरण 2 कह रहा है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस प्रकार के प्रश्नों को हम 2 विधियों से कर सकते हैं, 2 मेथड्स होते हैं। एक एक करके हम मेथड्स को देखेंगे। तो हम नोट्स पर आ गए हैं। हमें क्या कहा गया है, 1 व 2 के बीच हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले जो आपकी प्रथम विधि है उसके अनुसार, प्रथम विधि थोड़ी आपकी बड़ी विधि है। इसके अनुसार आपको क्या करना पड़ता है, ये मान लीजिए ये आपकी संख्या रेखा है। यहाँ पर आपका 1 आता है या 1 आता है, यहाँ पर आपका 2 आता है। तो आपको क्या करना है, जो आपकी सबसे पहली परिमेय संख्या निकलेगी, आपको इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है और 2 से भाग दे देनी है। तो आपको जो नई संख्या मिलेगी 3/2, ये आपकी बिल्कुल बीचों बीच होगी यहाँ पर 3/2, और 3/2 आपकी P/Q के रूप में भी है। तो P/Q के रूप में आपकी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, पहली परिमेय संख्या आपको मिल गई। तो हमने क्या किया इसमें, हमने जो 2 संख्याएं थी 1 व 2, इनके बीचों बीच की हमने एक परिमेय संख्या निकाल ली। अब हम क्या करते हैं, इनके बीचों बीच की एक और परिमेय संख्या निकालते हैं जो बीचों बीच होगी। अगर आपको बीचों बीच की परिमेय संख्या निकालनी है तो कुछ नहीं करना, आपको इनको जोड़ना है और 2 से भाग दे देनी है। ठीक है, अब फिर इसे सॉल्व करना है। अब एक बार और बताना चाहता हूँ मैं आपको एक बात, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 7/2, तो मैं इसे 7 गुणा 1/2 के रूप में भी लिख सकता हूँ। मैं ऐसा क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से 7 की जब 1 से मल्टीप्लाई होगी या गुणा होगी तो हमें 7 ही प्राप्त होगा और आंसर भी हमें 7/2 ही मिलेगा। तो मैं इस पूरे को 3/2 + 2 ब्रैकेट में लगाकर 1/2 लिख सकता हूँ ना, मल्टीप्लाई में, क्योंकि हमने क्या करा, अंश गुणा 1/2 करा इसमें, तो हम इसमें भी कर सकते हैं अंश गुणा 1/2। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर अब हमारे सामने इसे हल करने की समस्या है। तो ये जो आपका 2 था, मैं इसे 2/1 के रूप में लिख सकता हूँ। 2/1 के रूप में लिखने से ऐसा होगा, ये दोनों आपके भिन्न बन जाएंगे और भिन्नों को जोड़ना आसान हो जाएगा। अब सीखते हैं भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले हरों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है, आपको नया हर मिल जाएगा 2 × 2। फिर आपको क्रॉस बना देना है और जो बीच में चिन्ह है धनात्मक का, उसे धनात्मक रहने दो। जब आप क्रॉस बनाओगे तो 3 × 3 की 1 से गुणा होगी, 3 × 3, और 2 की 2 से होगी, 2 दूनी 4, और पूर्ण के गुणा में आपका 1/2 है। तो यहाँ से आपको 7/2 गुणा 1/2 मिलता है, और यहाँ पे सिंपल गुणा हो जाएगी आपकी 7 × 7, 2 दूनी 4। तो आपको एक और परिमेय संख्या मिल गई जो कि 3/2 और 2 के बिल्कुल बीचों बीच है, यहाँ पर है कहीं 7/4।
तो आपको एक और परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके और इसके बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर कहीं एक और परिमेय संख्या प्राप्त करते हैं, जिससे हमें 3 परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएंगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, किस किस के बीच निकाल रहे हैं हम, इन दोनों को आपस में हम जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे, जिससे हमें बीचों बीच संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ना है और 2 से भाग कर दिया हमने। इसे मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, अभी मैंने आपको ऊपर समझाया है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हर की मल्टीप्लाई हर से करेंगे और यहाँ पर क्रॉस बना देंगे और जो बीच में साइन है साइन को साइन रहने देंगे। 4 एकम 4, 7 एकम 7 हो जाएगा, यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1/2 से यहाँ गुना हो जाएगी। फिर हम आगे करेंगे तो यहाँ 15/4 हो जाएगा, फिर आपका 1/2 हो जाएगा। यहाँ से हमें 15/8 जो एक और परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। यह परिमेय संख्या आपकी 15/8 बिल्कुल यहाँ पर होगी कहीं। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब देखो हमने यहाँ तो 3 परिमेय संख्या प्राप्त कर ली। अब हम यहाँ को खाली तो नहीं छोड़ सकते, तो अब यहाँ को देख लेते थोड़ा सा, क्योंकि बैलेंस बना लेते हैं। नहीं तो आप और परिमेय संख्या निकाल सकते हो। एक फैक्ट है कि 2 संख्याओं या 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, मतलब अनगिनत परिमेय संख्या होती है, इनफाइनाइट परिमेय संख्या होती है, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हो। तो अगर हम देखें, अब हम इन दोनों को लेते हैं, इन दोनों के बीचों बीच निकालते हैं, तो 3/2 और 1 के बीचों बीच, तो चौथी परिमेय संख्या मिल जाएगी हमें 3/2 + 1 होल का, मतलब हम इसको 2 से भाग कर देंगे। तो अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने अभी आपको समझाया ऐसे क्यों लिख सकता हूँ मैं इसे। तो यहाँ मैंने आपको बताया हर की हर से मल्टीप्लाई कर दो, जो साइन है उसे साइन रहने दो, क्रॉस बना दो, 3 एकम 3, 2 एकम 2, फिर गुना 1/2 कर दो। यहाँ से आपको 5/2 गुना 1/2 मिलेगा, फिर सीधा मल्टीप्लाई कर दो 5/4। तो ये आपको एक और परिमेय संख्या मिलेगी जो कि आपकी P/Q के रूप में थी, जो बिल्कुल इसके बीचों बीच होगी 5/4। ठीक है, अब आप या तो इसके और इसके बीच परिमेय संख्या निकाल सकते हो या इसके और इसके बीच निकाल सकते हो, क्योंकि परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो हम एक परिमेय संख्या 5/4 और 1 के बीच निकाल लेते हैं। तो हम वही करेंगे, 5/4 + 1/2। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसा मैंने बता दिया आपको। अब इसे हल करना है तो 4 की गुना 4 से कर दो, साइन है साइन को साइन रहने दो, क्रॉस बना दो, 5 एकम 5, 4 एकम 4 गुना 1/2। तो यहाँ से आपको, यहाँ एक गलती हो गई है, ये आपका 8 था, क्योंकि नहीं 5/4 ही था ये आपका। एक गलती शुरुआत में ही हो गई शायद, नहीं सही है, सही है, सही जा रहा है अभी। ठीक है, तो ये 5/2 ही था आपका, मेरे देखने में गलती हो गई। ठीक है, तो हम कहाँ पर थे, ये हो गया आपका 9/4 गुना 1/2। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 9/8। अब ये जो 9/8 होगा ये आपका कहाँ होगा, बिल्कुल इन दोनों के बीचों बीच 9/8। तो आपको 5 परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। कौन कौन सी थी, सबसे पहले आपने प्राप्त करी 3/2, फिर आपने 7/4, फिर आपने 15/8, फिर आपने 5/4, फिर आपने 9/8। तो ऐसे करके आपको 5 परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। तो ये था आपका एक तरीका। ठीक है, ये थी आपकी प्रथम विधि जो कि काफ़ी बड़ी थी। अब हम द्वितीय विधि से देखते हैं कि कैसे हम 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या प्राप्त करेंगे। द्वितीय विधि सबसे आसान और सरल विधि है। सबसे पहले आपको कितनी परिमेय संख्या निकालनी है उसमें 1 ऐड कर दो, तो आपको क्या मिला, 6 मिल गया। ये आपकी संख्या रेखा थी 1 और 2। ठीक है, तो सबसे पहले पहला आपका जो चरण है उसमें आपको क्या करना है, आपको पता करना है कि कितनी संख्या रेखा आपको निकालनी है। आपको निकालनी थी 5, तो आपने उसमें 1 ऐड किया, आपको क्या प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। अब क्या करना है आपको, ये जो 1 है आपका और ये जो 2 है आपका, इसे
6 के रिस्पेक्ट में चेंज करना है। मतलब डिनोमीटर में 6 लिखो, 6 की मल्टीप्लाई 1 से कर दो, 6 1 जा 6। डिनोमीटर में 6 लिखो या हर में 6 लिखो, 6 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, 6 2 जा 12। ठीक है, क्योंकि ये हमें इक्वल टू 1 ही देगा और ये हमें इक्वल टू 2 ही देगा, तो हमने इसे क्या करा, हमने इसे बस परिवर्तित किया है थोड़ा सा, 6/6 और 12/6 के रूप में। अब इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें आंसर मिल जाएगा। आंसर कैसे मिल जाएगा, देखो 6 के बाद क्या था, 7 8 9 10 11, ये हमें उत्तर मिल गया। ये आपका 1 के बराबर था, ये आपका 2 के बराबर था, या तुल्य था बोल सकते हो, बराबर, ठीक है, तुल्य था। क्योंकि अगर हर तो सेम ही रहेगा, हर जो है वो समान ही रहेगा सब में, और अब अंश को बढ़ाते जाएंगे, ये आपको 5 परिमेय संख्या मिल जाएंगी। 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6, ये आपकी 5 परिमेय संख्या है। अब आप कहोगे कि इन दोनों में उत्तर भिन्न भिन्न आया है। भिन्न भिन्न उत्तर इसलिए आया है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक है, और 1 और 2 आपकी परिमेय संख्या है। क्यों है 1 और 2 परिमेय संख्या, क्योंकि 1 को हम 1/1 के रूप में लिख सकते हैं और 2 को भी हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, और ये आपका p/q के रूप में हो गया, जहाँ पर आपका q आपका शून्य नहीं है। ठीक है, और इन दोनों के बीच अनंत संख्याएं होती है आपकी। अनंत कैसी संख्या, अनंत परिमेय संख्या। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। वापस पुस्तक पर चलते हैं। ये लिखा हुआ है, किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्या के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, सर्वप्रथम हमने संख्या रेखा के बारे में देखा थोड़ा सा। तत्पश्चात हमने प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ा। प्राकृत संख्या आपकी 1 से स्टार्ट हुई या शुरू हुई, 1 से लेके अनंत तक गई। अनंत मैंने बता दिया आपको, अनंत एक काफ़ी बड़ा नंबर है। अब ये कितना बड़ा है किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, काफ़ी बड़ा नंबर है, एंडलेस, बाउंडलेस, वेरी लार्ज नंबर। ठीक है, इसके पश्चात हमने पूर्ण संख्याओं को देखा। पूर्ण संख्या में आपका शून्य भी इंक्लूड हो जाता है या जुड़ जाता है बोल सकते हो आप। ठीक है, फिर इसके बाद हमने पूर्णांकों को देखा। पूर्ण संख्याओं में सभी धनात्मक संख्याएं और शून्य आता था, परंतु ऋणात्मक संख्या की कमी थी। तो हमने ऋणात्मक संख्याओं की कमी को पूर्ण करने के लिए हमने पूर्णांकों का आविष्कार किया। यह पूर्णांक आ गया, आपके आविष्कार कहाँ किया इसका। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या क्या आती है, जिसमें आपके ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और शून्य होता है। इसके पश्चात हमने परिमेय संख्या के बारे में बात करी। परिमेय संख्या को q से प्रदर्शित किया हमने, और परिमेय संख्या आपकी p/q के रूप में होती है, जहाँ पर q आपका शून्य नहीं हो सकता। शून्य क्यों नहीं हो सकता, इसके बारे में भी हमने चर्चा करी। और इसके बाद मैंने आपको ये बताया, अगर आपको तुल्य परिमेय संख्या निकालनी है तो आपको सबसे पहले p और q को प्राइम बनाना पड़ेगा, यानी आपको ऐसे संख्याओं में परिवर्तित करना पड़ेगा, अभाज्य संख्याओं में परिवर्तित करना पड़ेगा, जिनमें p व q का केवल एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ठीक है, तब आप उसके तुल्य परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, ये बात थी तुल्य परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या की परिभाषा में केवल इतना आता है कि परिमेय संख्या p/q के रूप में आती है, जहाँ q शून्य नहीं हो सकता। शून्य क्यों नहीं हो सकता बता दिया। इसके पश्चात हमने 1 व 2 के बीच परिमेय संख्या प्राप्त करी। 2 विधियों से प्राप्त करी, एक बड़ी विधि थी, एक छोटी विधि थी। दोनों विधि मैंने आपको अच्छी तरह समझा दी। तो अब हमने कुछ बातें तो सीख ली और कुछ बातें हमने छोड़ दी। अब ऐसी बातें क्या थी, अब देखो हमने क्या, सबसे पहले हमने संख्या रेखा की बात करी। संख्या रेखा एक ऐसी रेखा हुई जिसमें हम संख्याओं को निरूपित करते हैं। हमने संख्या पढ़ी, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक हो गया आपके, और आपकी पूर्ण संख्या, ये 4 संख्या हमने देखी। क्या इतनी ही संख्या होती है संख्या रेखा पर? सबसे पहली बात, क्या संख्या रेखा पर इतनी ही संख्या होती है या इनके अतिरिक्त भी कोई संख्या होती है? हमने इस बात को छोड़ दिया, हमें पता नहीं इसके अतिरिक्त भी कोई संख्या होती है। तो एक क्वेश्चन हमारे मन में या एक प्रश्न हमारे
मन में अवश्य आएगा, संख्या रेखा पर बची हुई संख्याओं को क्या कहा जाता है। एक प्रश्न हमारे मन में जरूर आएगा। अब इस प्रश्न को हम अगले अध्याय या अगले अध्याय नहीं मतलब अगले अनुच्छेद में देखेंगे, ठीक है। प्रश्नावली 1.1 को हम अगले दिन देखेंगे, डे 2 में। आज था डे 1। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई समस्या आती है तो टेलीग्राम नाम का एक एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मुझसे कोई सा भी सवाल पूछ सकते हो, मैं आपको तुरंत उत्तर दूंगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।